मैं डॉक्टर नामिका चौधरी आज खंड 2 कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इकाई 5 और 6 का आपके सामने अध्यापन करूंगी। इकाई 5 कृषि क्षेत्र का निष्पादन। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि आम तौर पर किसी भी अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करने में कृषि क्षेत्र के महत्व को बता सकें। साथ ही देश की समग्र समृद्धि के संदर्भ में भारतीय कृषि की कार्य निष्पत्ति की रूपरेखा को बना सकें। भारतीय कृषि का 1960 से 1990 के दशक के दौरान परंपरागत से आधुनिक अवस्था तक रूपांतरण को स्पष्ट कर सकें। भारतीय कृषि की उन समस्याओं को पहचान सकें जो उसके निष्पादन को निरंतर दुष्प्रभावित कर रही है। कृषि और उद्योग के बीच संबंध हेतु सैद्धांतिक तर्काधार स्पष्ट कर सकें और अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों के बीच जटिल अंतर संबंधों के साथ साथ उद्योग के साथ कृषि की परस्पर निर्भरता को इंगित कर सकें। भारतीय संदर्भ में कृषि क्षेत्र का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि यह निर्धनता निवारण, रोजगार सृजन और विदेश विनिमय आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत हेतु निरंतर अति महत्वपूर्ण बना हुआ है। भारतीय श्रम बल के लगभग 50% हेतु रोजगार एवं आजीविका का एक मुख्य स्रोत होने के कारण कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। यद्यपि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान समय के साथ साथ घटता रहा है, यह अर्थव्यवस्था के द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के साथ अपनी संलग्नता के कारण अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान निरंतर बनाए हुए है। यह अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर निर्धारित करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह समस्त मांग को प्रभावित करता है। समस्त मांग और समस्त उत्पादन के बीच एक गहरा संबंध है। यथा यदि कृषि ग्रामीण जनसंख्या के लिए अधिक आय का सृजन करे तो उनकी मांग अन्य क्षेत्रों के उत्पादों हेतु बढ़ेगी और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुल मांग में योगदान देगी। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के बीच एक परस्पर निर्भरता देखी जाती है, जो कि अंततः समस्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी समृद्धि दर को निर्धारित करती है। भारत में कृषि का महत्व इस तथ्य से भी आंका जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 68% ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है और कृषि उनमें से अधिकांश के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। तथापि कृषि क्षेत्र निरंतर असंख्य समस्याओं के बोझ से ग्रस्त रहा है, जो कि उसकी समृद्धि संभावना को बाधित करता है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों की संभावनाओं का भी दम घुटता रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंश निरंतर गिरता ही रहा है। वर्ष 1951 में 53% से वर्ष 2014 में लगभग 14%। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों का अंश क्रमशः 17% से 26% तथा 30% से 60% तक बढ़ा है। कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंश में गिरावट के पीछे मुख्य कारण हैं, जैसे कि परंपरागत साधनों से खेती, मॉनसून पर निर्भरता, छोटी भूमि की जोतें, निम्न उत्पादकता, 1990 के दशक के सुधारोपरांत वर्षों में घटी आर्थिक सहायता, किसानों के निम्न कौशल स्तर, कृषि क्षेत्र के बेहतर निष्पादन हेतु आवश्यक अवसंरचना में अपर्याप्त निवेश और कीमत अस्थिरता। इन 3 क्षेत्रों के सापेक्ष निष्पादन पर दृष्टिपात करने का एक अन्य साधन है स्थिर कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दरों पर विचार करना। सेन एवं ड्रेस की 2013 की रिपोर्ट में इस संबंध में आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 1951 से 2011 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र ने 2.8% के वार्षिक औसत की वृद्धि की
जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक दोनों ही क्षेत्रों ने 6% के वार्षिक औसत से वृद्धि की। तदनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के अंश में गिरावट केवल स्वयं कृषि के धीमे विकास के कारण ही नहीं, बल्कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के अपेक्षाकृत तेजी से विकास के कारण भी हुई है। यद्यपि भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के अंश में गिरावट दिखाई दे रही है, वर्ष 1951 से 2012 की अवधि में खाद्य उत्पादन 5 गुना से भी अधिक बढ़ा है। विशिष्ट रूप से यह वर्ष 1951 में 5.10 करोड़ टन से बढ़कर 2011-12 में लगभग 25 करोड़ टन हो गया। इस प्रकार सदृश अवधि में दुग्ध उत्पादन 7 गुना से भी अधिक और मत्स्य उत्पादन 10 गुना से भी अधिक हो गया। अंडा उत्पादन वर्ष 1951 में लगभग 6 अरब से तेजी से उछलकर वर्ष 2012 में 79.60 अरब हो गया और अधिक महत्वपूर्ण रूप से भारत ने अपनी जनसंख्या में विशाल वृद्धि के बावजूद स्वयं को एक खाद्य आयातक देश से खाद्य आत्मनिर्भर देश बनाया है। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का श्रेय भारत में हरित क्रांति के विभिन्न चरणों को जाता है, जो 1960 के दशक मध्य से आरंभ हुई थी। 1970 के दशक आरंभ तक भारत उच्च उपज किस्म यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज बीजों से अपनाकर और परंपरागत खेती से वैज्ञानिक खेती की ओर रुख कर गेहूं और चावल के उत्पादन में एक बड़ा उछाल हासिल कर चुका था। साथ ही श्वेत क्रांति और नीली क्रांति ने भी भारत में खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। भारत में खाद्य उत्पादन एवं जनसंख्या में वृद्धि को अगर देखा जाए तो खाद्यान्न जो 1950-51 में 51 मिलियन टन था, वही 1970-71 में 108 और 2011-12 में 259 मिलियन टन हुआ। वहीं दूध का उत्पादन 1950-51 में जहां 17 मिलियन टन था, वहीं 2011-12 में जाकर 127 मिलियन टन हो गया। फल और सब्जियों की बात करें तो उनका उत्पादन 1950-51 में जब नहीं दृष्टिगोचर था, वो 2011-12 में 221 मिलियन टन हो गया। मछली का उत्पादन 2011-12 में 8 मिलियन टन हो गया, जो कि 1950-51 में मात्र 0.8 मिलियन टन ही था। अंडे का उत्पादन भी 1950-51 में 2 अरब से बढ़कर 2011-12 में 60 अरब हो गया। उच्च राजकोषीय घाटा उन कारकों में एक था जिन्होंने भारत सरकार को बाध्य किया था कि वो आर्थिक विकास की खातिर स्थानापत्ति की अंतर्मुखी नीतियों को छोड़कर निर्यात प्रोत्साहन की बहिर्मुखी नीति को अपनाए, और ये सुधारोपरांत वर्ष की घटना। राजकोषीय घाटे में कमी करना उन शर्तों में एक था जो 1990 के दशक आरंभ में बेल आउट पैकेज देते समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रखी थी। ऐसे मुख्यतः 3 तरीके थे जिनसे कोई भी सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम कर सकती है। पहला, पहले से अधिक कर लगाना अथवा अधिक लोगों को कर के दायरे में लाकर राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा, सरकार व्यय कम करना। तीसरा, आर्थिक सहायता जैसे हस्तांतरण भुगतान को घटाना। इन 3 उपायों में से सरकार ने कृषि की आर्थिक सहायता घटाकर हस्तांतरण भुगतान निष्कर्षित करने पर ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि पहले 2 उपायों से भय था कि वे अर्थव्यवस्था में कुल मांग घटाकर आर्थिक समृद्धि में बाधक न बन जाएं। कृषि को आर्थिक सहायता में कमी किए जाने के प्रतिकूल प्रभाव देखे गए, क्योंकि इससे एक ओर खाद्यान्न उत्पादन की लागत में वृद्धि तो हुई, साथ ही दूसरी ओर सुधारोपरांत अवधि में खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं की कीमतों में आनुपातिक वृद्धि देखी गई। दूसरे शब्दों में, एक ओर उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, जबकि दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के पश्चात कृषि उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता के कारण कृषि उपज पर लाभ अनिश्चित हो गया।
इस प्रकार मॉनसून पर अपनी निर्भरता के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र में पहले से ही विद्यमान अनिश्चितता की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय कीमत दबावों की शक्ति के सामने और बदतर हो गई, जिससे इस क्षेत्र के सामने खड़ी अनिश्चितता का स्तर और भी अधिक बढ़ गया। परिणामतः सुधारोपरांत अवधि में कृषि क्षेत्र की समृद्धि ने अविश्वसनीय गिरावट देखी गई। 11वीं योजना की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र की समृद्धि वर्ष 1982 से 97 के दौरान 3.5% प्रतिवर्ष की औसत से गिरकर वर्ष 1998 से 2005 की अवधि में मात्र 2% पर आ गई। यह गिरावट लगभग सभी राज्यों में देखी गई और इसका प्रभाव मत्स्य पालन, बागवानी एवं पशुपालन जैसे सहबद्ध क्षेत्रों समेत सर्वत्र फैला। यद्यपि 2004-5 से 2010-11 के बीच भारत में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% रही, सुधारोपरांत अवधि में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं जैसे 9वीं, 10वीं व 11वीं में यह 4% की लक्षित वृद्धि दर से काफी नीचे रही। तदंतर हाल के वर्षों में कृषि की समृद्धि दर वर्ष 2015-16 में मात्र 1.1% आकलित की गई, जिसका प्रमुख कारण रहा वर्ष 2014 व 2015 में 2 बार लगातार सूखा पड़ना। अन्य समस्याएं भी इसकी वजह रहीं, जैसे कीमतों में अस्थिरता, आर्थिक सहायता और सार्वजनिक व्यय में कमी। परंपरागत खेती से आधुनिक खेती। 1920 के दशक मध्य में भारत सरकार ने महसूस किया कि उसे अपनी भू राजनीतिक बाध्यता के चलते खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी ही होगी। इस दौरान भारत ने चीन में एवं पाकिस्तान में एक साथ युद्ध लड़ने पर बहुत सारे संसाधन खर्च कर दिए और फिर 2 बार अनावृष्टि भी झेली। इसके अलावा अमेरिका ने PL480 योजना के तहत भारत को अपना गेहूं निर्यात रोक देने की धमकी दी, जिसकी वजह थी भारत का वियतनाम युद्ध पर निश्चित निर्णय, जो कि अमेरिका के विरुद्ध था। PL40 योजना भारत और अमेरिका के बीच एक सहमति थी, जिसके तहत भारत अमेरिका से खाद्य सहायता के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर गेहूं प्राप्त कर रहा था। इन सब घटनाओं ने भारत को बाध्य कर दिया कि वह अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में खाद्य संकट की स्थिति से बचने के लिए संकल्प ले। सरकार ने मेक्सिको से उच्च उपज किस्म के बीज आयात करने का निर्णय लिया, जो कि मेक्सिकोई वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने विकसित किए थे। इन्हें भारत की जलवायुवीय दशाओं के अनुरूप किंचित परिवर्तित भी किया गया था। अपनी इस पहल के परिणाम स्वरूप भारत ने इसके क्रियान्वयन के प्रथम चरण यानी 1966 से 72 में गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, जिसे भारत में एक हरित क्रांति की अवधि के रूप में पहचाना गया है। इसके क्रियान्वयन के अनुक्रमिक चरणों में भारत ने चावल द्वितीय चरण यानी 1973 से 80 तथा दुग्ध, मछली, अंडा आदि जिसे तृतीय चरण 1981 से 90 के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। हरित क्रांति का प्रभाव। यद्यपि भारत ने अपनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा करने का नितांत आवश्यक लक्ष्य हासिल कर लिया था, यह आय असमानताएं, खासकर ग्रामीण असमानता बढ़ाने में भी परिणत हुआ, जिससे भारत में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया। बड़े जमींदारों और किसानों को अपने विशाल भू स्वामित्व के कारण हरित क्रांति से बहुत फायदा हुआ, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी किस्म के बीजों की पूंजी गहन खेती के लिए वांछनीय था। जबकि इससे उन्हें ऊंची आय हुई, वहीं ग्रामीण इलाकों में छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को किसी प्रकार कोई लाभ नहीं हुआ, जिससे कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अतीव आय असमानता को बल मिला। भारत में हरित क्रांति मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु के कुछ भागों में ही संकेंद्रित रही,
अतएव उन सभी क्षेत्रों ने हरित क्रांति से अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाया, जबकि शेष भारत अछूता ही रह गया और इससे समृद्धि और आय में क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म मिला। कुल मिलाकर इसीलिए भारत पर हरित क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित उपलब्धियों में परिणत हुआ माना जा सकता है। पहला, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खेती के परंपरागत साधनों से वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़ना, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों की आय में वृद्धि। परंतु यह सब आय की असमानता तथा क्षेत्रीय असंतुलनों में वृद्धि की लागत पर संभव हुआ था। आगामी भागों में यह बात सामने आएगी कि बेशक हमने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हासिल की और अब खाद्य निर्यातक बन गए हैं। उत्पादकता स्तरों के लिहाज से यह सत्य है कि हम अनेक देशों से पीछे हैं। ऐसा मुख्यतः इसलिए है कि भारतीय कृषि निरंतर कुछ समस्याओं से ग्रसित रहा है। ये समस्याएं हैं सिंचाई। भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है, जिसका कारण है ट्यूबवेल, नहरों आदि सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्त उपलब्धता, जो फसलों की नियंत्रित सिंचाई के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ऐसी सुविधाओं का अभाव में फसलों का नुकसान होता रहा है। या तो बाढ़ आने या फिर सूखा पड़ने से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो एक क्षेत्र से जल आधिक्य को किसी दूसरे ऐसे क्षेत्र की ओर दिशा दे दे जहां जल का अभाव हो, और इस प्रकार या स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उपज की हानि में परिणत होता है। दूसरा है अपर्याप्त निवेश। सरकार एवं निगमित क्षेत्र द्वारा भारतीय कृषि में निवेश बहुत कम है, जिसके कारण इस क्षेत्र के बेहतर निष्पादन हेतु बाधित अवसंरचना अपर्याप्त रह जाती है। अपर्याप्त भंडारण एवं शीत भंडारण असुविधाओं के कारण ली गई फसलों की भारी क्षति देखी गई है। यदि ली गई फसलों को ठीक से भंडारित न किया जाए तो इसे चूहे आदि नाशक जीव चट कर जाते हैं, अथवा इसे वर्षा या नमी से नुकसान पहुंच पहुंच सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचती है। निवेश पर लाभ की अनिश्चितता को जन्म देते कारक की वजह से कृषि में निगमित क्षेत्र द्वारा निवेश नगण्य है। हाल ही में कृषि में निवेश पर लाभ न केवल उपज की वजह से अनिश्चित देखा गया है, बल्कि ऐसे सुधारोपरांत अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अस्थिरता के कारण भी होता है। कृषि अनुसंधान में निम्न निवेश। हमारी अर्थव्यवस्था हेतु व्यापक महत्व के बावजूद विगत वर्षों में कृषि अनुसंधान में निवेश बहुत ही कम वृद्धि में देखी गई है। भारत में अनुसंधान एवं अभिकल्प भर निम्न व्यय उन महत्वपूर्ण कारकों में एक रहा है जो उत्पादकता को कम रखते हैं। समुचित अनुसंधान आधारित आदानों के अभाव में किसान विशिष्ट फसलों के उत्पादन हेतु मृदा उपयुक्तता से परिचित नहीं होते। उन्हें उस उचित अनुपात का ज्ञान भी नहीं होता जिसमें उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी आदि आदानों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि अनुषंगी पर्यावरणीय क्षति के बिना ही उच्चतर कृषि उत्पादन हासिल हो। इसके अलावा कृषि अनुसंधान में निम्न निवेश के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र में नव प्रवर्तन लगभग नगण्य ही देखा गया है। वैज्ञानिक खेती के अभाव में उत्पादन निम्न ही रहा है, क्योंकि आदानों की अंतःशक्ति का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता। खंडित जोतें। भारत में भूमि का स्वामित्व ऐसे कुछ कुटुंबों के पक्ष में अवनत है जो बड़े जमींदार हैं। भारत में अधिकांश ग्रामीण कुटुंब या तो भूमिहीन हैं अथवा 2 एकड़ से कम भूमि के स्वामी हैं। परिवार में विभाजन के साथ एक समय अवधि पश्चात जोतों का क्रमिक आकार छोटा होता रहा है, यहाँ तक कि मध्यम एवं वृहद भूमिधारक परिवारों के लिए भी, जिससे वे वैज्ञानिक खेती हेतु अनुपयुक्त हो चुके हैं। समुचित प्रशिक्षण एवं वित्त का अभाव। अधिकांश किसान अनपढ़ हैं और उन्हें खेती के वैज्ञानिक तरीकों हेतु कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। इसका परिणाम निम्न उत्पादकता में दृष्टिगत होता है। इसके अलावा यद्यपि सरकार ने बैंकों के लिए अपने कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्रों को देना अनिवार्य बना दिया है और सांस्थानिक ऋण पिछले 1 दशक में बढ़ा है, फिर भी किसानों को 4% की ब्याज दर पर अल्प अवधि ऋण देने वाली किसान क्रेडिट योजना है, परंतु भारत के अनेक किसान उससे लाभ उठाने में अक्षम हैं। ऐसा इसलिए है कि अधिकांश छोटे और सीमांत किसान समुदाय अनपढ़ हैं और बैंकों में ऋण प्राप्त करने हेतु वांछनीयताएं पूरी नहीं कर पाते हैं, जो कि किसी
संबंध की ही पृष्ठभूमि में ही ऋण देते हैं। अतः भारत में अधिकांश छोटे किसान सहूलियत की वजह से स्थानीय साहूकारों से ही ऋण लेते हैं और लिए गए कर्ज पर भारी ब्याज चुकाते रह जाते हैं। फसल बर्बाद हो जाने पर किसान भारी बोझ तले दब जाता है और कर्ज के जाल से बाहर नहीं आ पाता। विपणन: यदि सरकार कुछ कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत घोषित करती है और खाद्यान्नों की बिक्री हेतु कुछ सुव्यवस्थित मंडियां भी हैं, अधिकांश छोटे और सीमांत किसान इन कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों में अपनी पैदावार बेचने में अक्षम होते हैं। वे बाजार में अपनी उपज की वास्तविक कीमत ज्ञात किए बिना ही स्थानीय बाजार में उसे बेच देते हैं। कभी-कभी विक्षोभ बिक्री देखने में आती है, जहां किसानों की फसल उनकी लागत से भी कम कीमत पर बेची जाती है। मृदा अपरदन: भारतीय कृषि निर्वनीकरण के कारण बाढ़ों एवं वायु द्वारा मृदा अपरदन अर्थात कटाव की समस्या से पीड़ित रहती है, जो कि फसलों की खेती हेतु उर्वर भूमि की उपलब्धता घटा देता है। इसे वैज्ञानिक निर्वनीकरण एवं वनीकरण रीतियों से रोका जा सकता है। उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों का अत्यधिक प्रयोग: किसान मृदा उर्वरकता की निम्नीकरण की चिंता किए बिना ही फसलें उगाने के लिए उर्वरकों एवं पीड़कनाशियों का प्रयोग करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता स्तरों का अवक्षय एवं फसलों की उत्पादकता में कमी देखने में आती है। लगभग सभी भारतीय फसलों की उत्पादकता विश्व औसत से कम है। इस प्रकार की समस्याएं जैविक खादों के प्रयोग से के प्रोत्साहन से हल की जा सकती हैं। मृदा एवं फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और संरक्षित करने के लिए भी जैविक खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कृषि एवं उद्योग के बीच संबंध: आर्थिक विकास के आरंभिक चरण का लक्ष्य वर्णन जनसंख्या के ऐसे बड़े भाग के रूप में किया जाता है जो गरीब एवं अल्प शिक्षित होते हैं और अपने जीवन यापन के लिए ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र के महत्व पर जोर पारंपरिक अर्थशास्त्रों के उदय से पूर्व फिजियोक्रेट्स द्वारा किया गया। इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि केवल कृषि क्षेत्र ही उत्पादन लागत से अतिरिक्त आर्थिक अधिशेष उत्पन्न कर सकता है। तदुपरांत परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने भी कृषि विकास को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के महत्व से जोड़कर समग्र विकास में कृषि विकास के महत्व को स्वीकार किया। तथापि पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने समृद्धि और विकास के बीच कोई भेद नहीं किया, अर्थात उन्होंने माना कि यदि समृद्धि होगी तभी स्वाभाविक रूप से विकास होगा। परंतु चूंकि समग्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक उपज हेतु मांग सृजन के लिए ग्रामीण परिवारों का आय स्तर बढ़ाना आवश्यक होता है, कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों के विकास को सहकालिक रूप से संश्लेषित किए जाने की आवश्यकता है। रोजनस्टिन रोदा द्वारा प्रतिपादित बिग पुश सिद्धांत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधाएं दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन, रोजगार एवं उपभोग के सहकालिक विस्तार की बात की गई है। इस प्रकार की रणनीति में कृषि एवं उद्योग के भीतर स्थित सभी अंतर संबंध उप क्षेत्रों की संतुलित वृद्धि हासिल किया जाना अपेक्षित होता है। बिग पुश दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या हल करने में मदद करेगा और उन परिवारों की बचत के माध्यम से औद्योगिक विस्तार के लिए पूंजी की आपूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र की योगदान क्षमता भी बढ़ाएगा। लुइस ने 1954 में एक तथ्य प्रस्तुत किया कि विकासशील देशों में श्रमिकों का एक विशाल समूह है और इनमें से अधिकांश श्रमिक कृषि क्षेत्र में ही लगे हैं, जहां उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य प्राय है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लगे कम पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिक वेतन भिन्नता के कारण आधुनिक क्षेत्र की ओर पलायन करना चाहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता उच्चतर निवेश एवं प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन के कारण उच्च होगी, जो कि आगे बचत एवं पूंजी अधिशेष में वृद्धि के कारण पूंजी निर्माण की ओर प्रवृत्त करेगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र की ओर अधिक श्रमिक काम पर रखने के लिए क्षमता बढ़ जाएगी। इस सिद्धांत की इस आधार पर आलोचना हुई कि जब कभी भी एक बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र से श्रमिकों का पलायन दृष्टिगत होगा, कृषि उत्पादन में कमी होगी। इस दृष्टिकोण का प्रत्युत्तर
इस वैकल्पिक दृष्टिकोण से दिया गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था की विकासशील अर्थव्यवस्था में विपदग्रस्त श्रमिक दशा के कारण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर व्यापक स्तर पर पलायन होता है और कृषि क्षेत्र से विमुक्त अतिरिक्त श्रमिकों को खपा लेने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता के कारण शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवासी जन बड़ी संख्या में काम धंधे ढूंढ लेते हैं। लुइस के तर्क को दृढ़ता प्रदान करते हुए फेई और रैनिस ने 1961 में कृषि और उद्योगों के बीच एक त्रिसोपानिक संबंध पर प्रकाश डाला। विकास के प्रथम सोपान में कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की अतिरिक्त श्रमिक का पलायन कृषि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि दूसरे सोपान में जब कृषि क्षेत्र से श्रमिक पलायन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां अतिरिक्त श्रम नगण्य प्राय तो हो तो कृषि क्षेत्र में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता बढ़नी शुरू हो जाएगी और यदि श्रमिक प्रवास उस बिंदु से आगे जारी रहता है तो कृषि क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आएगी। इस प्रकार के बिंदु को लुइस का सक्रांति काल कहते हैं। तथापि इस सोपान में भी औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतर वेतन के कारण कृषि क्षेत्र से उद्योगों की ओर श्रमिक प्रवास जारी रहेगा। विकास के तीसरे सोपान की अवस्था में जब औद्योगिक क्षेत्र में वेतन कृषि क्षेत्र में वेतन के बराबर हो जाता है तो फिर श्रमिक स्थानांतरण एवं अर्थव्यवस्था की परिणामी समृद्धि अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी प्रगति एवं अवसंरचना के विकास पर निर्भर करेगी। परवर्ती उद्योग द्वारा कृषि क्षेत्र से उन्मुक्त श्रमिकों के निरंतर समावेशन हेतु आवश्यक शर्तें बन जाती हैं। इस प्रकार कृषि से उद्योगों की ओर श्रमिक प्रवास केवल तभी कृषि क्षेत्र में उत्पादन की कमी में परिणत होगा जब कृषि क्षेत्र में श्रमिक का सीमांत उत्पाद न तो शून्य हो और न ही ऋणात्मक, उससे पूर्व नहीं, ऐसा शुल्ज ने 1964 में बताया। शुल्ज ने यह भी कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कुछ विशेष दशाओं के तहत औद्योगिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों को उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। वो दशाएं हैं वह स्थिति जिसमें कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की ओर श्रमिक प्रवास कृषि क्षेत्र में उत्पादन की कमी के बिना ही होता है, तथा वह स्थिति जिसमें उक्त दोनों ही क्षेत्रों की श्रमिक आवश्यकताएं सहकालिक रूप से अर्थव्यवस्था के दोनों ही क्षेत्रों को पारस्परिक रूप से समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यरत संपूरक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पूरी की जाती हैं। शुल्स ने प्रवासियों के आयु आय वितरण का अध्ययन कर मानव पूंजी सिद्धांत को यह इंगित करने के लिए आगे बढ़ाया कि शिक्षा अकुशल श्रमिक को कुशल श्रमिक में तब्दील करेगी ताकि वे पूंजीवादी वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण की चुनौतियों का सामना कर सकें। जॉर्जसन ने 1961 में बताया कि यदि कृषि में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई द्रुतगामी परिवर्तन नहीं आता तो वह किसी लाभदायक तरीके से अतिरिक्त खाद्य उत्पन्न अथवा अपने अतिरिक्त श्रमिक उन्मुक्त नहीं कर सकती। अतएव शुल्ज एवं जॉर्जसन का संदेश यह है कि इन दोनों क्षेत्रों की धारणीय समृद्धि हासिल करने के लिए दोनों ही क्षेत्रों में सहकालिक समृद्धि अपेक्षित होती है। शुल्ज एवं जॉर्जसन द्वारा सामने रखा गया यह तर्क लुइस और फे एवं रानिस की व्याख्याओं के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध प्रदान करता है, जो सामंजस्यपूर्ण विकास रणनीति हेतु रॉजर्सटन रोदा द्वारा प्रदान बिग पुश एवं संतुलित समृद्धि दृष्टिकोण का अनुसमर्थन करता है। इसी कारण सरकार को कृषि एवं शेष अर्थव्यवस्था के बीच अनुबंधनों को दृढ़ कर कृषि विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में प्रौद्योगिकी चक्र यथा औद्योगिकीकरण के दौर में प्राप्त प्रौद्योगिकी उन्नतियों का वापस कृषि में प्रयोग कर लिया जाना चाहिए ताकि विकास प्रक्रिया में एक संपूर्ति एक चिरस्थायी तरीके से की जा सके। वास्तव में विकसित देशों का वर्तमान में अपने कृषि क्षेत्र में एक नवीकृत प्रौद्योगिकी अनुप्रेरण की दिशा में प्रयास किया जाना इस बात का प्रमाण है कि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के प्रौद्योगिक घटनाक्रम को वापस कृषि क्षेत्र में निषेचित किए जाने की आवश्यकता है। कृषि एवं उद्योग के बीच परस्पर निर्भरता, इस बात को कुजनेस ने सारबद्ध किया
कि वह खाद्य एवं कच्चा माल उत्पन्न करता है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बाजार बनाता है, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों को श्रमिक एवं पूंजी की आपूर्ति करता है और व्यापार के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इस प्रकार कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के बीच एक गहरा संबंध है, जहां कृषि क्षेत्र का निष्पादन उद्योगों एवं सेवाओं के विकास हेतु खाद्य, कच्चा माल, रेशा एवं श्रमिक प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के साथ कृषि क्षेत्र की परस्पर निर्भरता को दृढ़ता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है और खाद्यान्न एवं कच्चे माल के उत्पादन हेतु ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट, उर्वरक, पीड़कनाशी आदि जैसे उद्योगों के तैयार उत्पाद प्रयोग करती है। उद्योग बाजार में बेचे जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन हेतु कृषि आपूर्तित अशोधित वस्तुएं प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र तृतीयक सेवा क्षेत्र द्वारा प्रदत्त बैंकिंग, बीमा, विपणन आदि जैसी सेवाएं प्रयोग करता है, जो बदले में कृषि उपज हेतु अतिरिक्त मांग को सृजित करता है। इस प्रकार की परस्पर निर्भरता का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक क्षेत्र में तैयार उत्पाद दूसरे क्षेत्र द्वारा आदान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जहां एक क्षेत्र की समृद्धि दूसरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को पारस्परिक रूप से प्रभावित करती है। अब हम पढ़ते हैं इकाई 6, जो कि संबंधित है कृषि संबंध एवं बाजार संलग्नताओं से। इस इकाई का उद्देश्य है कृषि संबंधों के दो घटकों यथा काश्तकारी और कृषि प्राधार के संकेतार्थों का खाका खींचते हुए उनके निर्धारक तत्वों को बता सके, भारत में बदलते कृषि संबंधों के परिणाम को इंगित कर सके, भारत में कृषि प्राधार में परिवर्तन को स्पष्ट कर सके, भारत में काश्तकारी व्यवस्था के तहत आरंभ प्रमुख सुधार गिना सके, कृषि संबंधों के अभिलक्षणों पर चर्चा कर सके, बटाई काश्तकारी के लाभ हानियों के साथ साथ उसकी संकल्पनाओं का भी वर्णन कर सकें, काश्तकारी की स्थितियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकें, विभिन्न प्रकार के कृषि बाजारों के बीच भेद कर सकें, साथ ही साथ बाजार बाधाओं और बाजार संलग्नताओं की समस्याओं का निरूपण कर सकें। भारत में कृषि संबंधों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। कृषि की सामंतवादी व्यवस्था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1956 में लाकर समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम के खेतीहर किसानों को स्वामित्व अधिकार दिए जाने के प्रावधान किया। यह कृषि सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे किसानों का अधिकार सुनिश्चित हो गया और उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि में निजी निवेश करना सरल हो गया। तभी से कृषि संबंधों में अनेक परिवर्तन आने शुरू हो गए। इनमें से कुछ सहकारी पहलकदमियों के कारण हुए, तो कुछ बाजार शक्तियों की वजह से, जैसे चकबंदी, बटाईदारी, काश्तकारी, कृषि श्रमिकों का अनुबंधीकरण आदि। इस इकाई में हम भारत में कृषि संबंधों के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन करेंगे और बाजार संलग्नताओं पर सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे। कृषि संबंध प्रमुखता दो बातों से निर्धारित होते हैं, काश्तकारी और कृषि प्राधार। काश्तकारी अर्थात भूमि धारण अधिकार का अर्थ है भूमि के लिहाज से लोगों का संबंध। यह संबंध दो दृष्टि से देखा जा सकता है, वैधानिक अथवा परंपरागत और व्यक्तियों के लिए अथवा समूहों के लिए। इससे तय होता है कि भूमि के स्वामित्व, प्रयोग एवं हस्तांतरण अधिकार किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। कृषि प्राधार पदबंध सामाजिक संबंधों का एक ऐसा ताना बाना इंगित करता है जिसमें उत्पादन, विपणन एवं उपभोग जैसे सभी कृषिगत कार्यकलाप किए जाते हैं। ये दोनों ही पहलू यथा कृषि संबंध और कृषि प्राधार अंतर संबंध होते हैं। किसी भी देश में किसी समय बिंदु पर अविभावी कृषि संबंध ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों को प्रतिबिंबित करते हैं। ये संबंध निर्धारित करते हैं कि भूमि पर किस प्रकार और किसके द्वारा खेती की जाएगी, किस प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और उनका उद्देश्य क्या होगा, खाद्य एवं कृषिगत आय का वितरण किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार और किन शर्तों पर कृषि शेष अर्थव्यवस्था से जुड़ी होगी।
कृषक संबंधों को हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि भूमि श्रम एवं पूंजी बाजारों से किस प्रकार जुड़ी है। ये संबंध कालांतर में उत्पादन विधि एवं कृषि प्राधार में परिवर्तन के कारण बदल सकते हैं। भूमि संबंध पदबंध से तात्पर्य है भूमि से लोगों का संबंध। किसी भी कृषक समाज में किसी व्यक्ति की भूमि संसाधनों तक पहुंच न केवल उसकी आजीविका के लिए बल्कि उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भूमि संबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है भूमि का स्वामित्व, जो कि व्यक्तिक अथवा सामुदायिक स्वामित्व के रूप में हो सकता है। व्यक्तिक स्वामित्व का अर्थ है कि भू स्वामित्व धारक व्यक्ति के पास उसके प्रयोग, नियंत्रण एवं हस्तांतरण पर अनन्य अधिकार है। सामुदायिक स्वामित्व का अर्थ है कि समुदाय के व्यक्तिक सदस्यों का समुदाय द्वारा तय मापदंडों एवं नियमों का के अनुसार भूमि प्रयोग सुलभ है। स्वामित्व के अलावा भूमि किसी व्यक्ति द्वारा काश्तकारी प्रथा के माध्यम से किराए पर भी ली जा सकती है। काश्तकारी स्वामित्व से भिन्न भूमि संबंधों को जन्म देती है। भूमि संबंधों का एक अन्य रूप है उन भूमिहीन श्रमिकों द्वारा वाला जो या तो किराएदार खेतीहर किसान बनने में सक्षम नहीं या फिर उसके इच्छुक नहीं। वे सवेतन रोजगार के लिए अन्य किसी के खेत पर श्रमिक के रूप में काम कर सकते हैं। वह संलग्न श्रमिक अथवा नैमित्तिक श्रमिक हो सकते हैं। कृषि श्रमिक पदबंध का अर्थ है वह व्यक्ति जो धन, वस्तु अथवा उपज के हिस्से स्वरूप देय पारिश्रमिक के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर काम करता है। धन स्वरूप देय पारिश्रमिक अथवा वस्तु स्वरूप देय पारिश्रमिक की स्थिति में कृषि श्रमिक के समक्ष खेती का कोई हानि भय नहीं होता। तथापि यदि पारिश्रमिक उपज के अंश स्वरूप देय हो तो उसके सामने उत्पादन जोखिम होता है। यथा यदि फार्म उत्पादन घटता है तो उसका पारिश्रमिक भी घट जाएगा। भारत में अधिकांश कृषि श्रमिक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से आते हैं। कृषि श्रमिक दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, स्थायी श्रमिक और अस्थायी श्रमिक। संलग्न श्रमिक आमतौर पर वार्षिक अथवा ऋतुनिष्ठ आधार पर काम करते हैं तथा अपना पारिश्रमिक नकद अथवा वस्तु रूप में विद्यमान मापदंडों के अनुसार पाते हैं। अस्थायी श्रमिक बाजार प्रेरित वेतन दरों पर रखे जाते हैं जब और जहां आवश्यक हो। कृषि में श्रम संबंध विभिन्न कारकों की वजह से काल दर काल बदलते रहे हैं, जैसे फर्म यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन, फार्म विविधीकरण, बहिर्प्रवास, सामाजिक आर्थिक कायांतरण तथा जन रोजगार कार्यक्रम जैसे मनरेगा, विद्यात्मक नीतियां आदि। नई प्रौद्योगिकियां अपनाए जाने के साथ ही ग्रामीण फार्म इतर रोजगार बढ़ रहा है और कृषि तीव्र प्राधारात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। इन सब परिवर्तनों ने कृषि में श्रमिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। अब श्रमिक संबंधों का नया रूप सामने आया है। पहले संलग्न कृषि श्रमिक कृषि कामगारों के प्रभावी वर्ग का हिस्सा थे। यह वर्ग पहले तो धीरे धीरे कृषि श्रमिकों के अस्थायीकरण की ओर मुड़ा और फिर बाद में उनको ठेके पर रखे जाने की ओर। आजकल खासकर कृषिगत रूप से विकसित क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिक उजड़ती दर आधार पर ठेका मजदूरों के रूप में काम करना पसंद करते हैं, न कि अस्थायी श्रमिक आधार पर अथवा समय वेतन आधार पर। पूंजी पूंजी उत्पादन के मुख्य कारकों में एक है। कृषि में पूंजीगत संबंध मुख्यतः भूस्वामित्व और भूधारणाधिकार परिवर्तनों द्वारा निर्धारित होते हैं। सामंती व्यवस्था में खेतीहर किसान किराएदार मात्र थे और उस भूमि पर जिसे वे जोतते थे उनका मालिकाना हक नहीं होता था। बहरहाल दोनों को श्रम सेवाओं के लिए भुगतान माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर प्रयोग किए जाने की साथ ही जमींदार और किसानों के बीच परंपरागत एवं प्रथागत संबंध पूर्ण रूप से मौद्रिक संबंधों में बदल गए। आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के पश्चात किराएदार किसानों को भूमि का स्वामित्व अधिकार मिल गया। इससे खेतीबाड़ी का पूंजीवादी स्वरूप सामने आया, जिसके तहत कृषिगत पूंजी संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब जमींदारों के स्थान पर साहूकारों का एक नया वर्ग उभरा।
खेतीहर किसानों को उत्पादन, उत्पादकता एवं लाभ बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाने लगा। कृषि को पूंजीवादी रीति में भाड़े पर रखे गए श्रमिक, ऊर्जा एवं ऋण जैसी बाह्य आगतों हेतु मांग बढ़ी है। परिणामतः कृषि की ओर पूंजी प्रवाह पहले से अधिक होने लगता है। ऐसे संबंध उत्पादन में कामगारों के संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसान खाद्य अपनी और लघु समुदाय की उदर पूर्ति के लिए ही नहीं उपजाता, बल्कि उसे बाजार के लिए भी उगाने लगता है। उसे प्रकृति के जोखिमों के अलावा बाजार दशाओं एवं विफल प्रौद्योगिकी के जोखिम का सामना करना पड़ता है। आधुनिक कृषि व्यापार और बटाईदारी, लघु स्तरीय पूंजीवाद कृषि, गौण जिन्स उत्पादक एवं सवेतन श्रमिकों के ठेके पर रखे जाने जैसे श्रमिक संबंधों में परिवर्तनों की शुरुआत ने भारत में कृषि संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए हैं। बाहरी आदानों एवं ऊर्जा गहन उत्पादन प्रथाओं के बढ़ते अंश ने मानव एवं पशु ऊर्जा के घटते अंश की ओर अग्रसर किया है। श्रम बचत प्रौद्योगिकी में निवेश ने कृषि में श्रमिकों हेतु मांग घटा दी है और शहरी इलाकों की ओर ग्रामीण कार्यबल के बहिर्वाह को बढ़ा दिया है। भारत में कृषि संबंधों में परिवर्तन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में कृषि प्रधार में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं बिचौलियों का उन्मूलन एवं वास्तविक खेतीहारों की स्वामित्व प्रदान करना, भूधारण पर उच्चतम सीमा निर्धारण एवं अतिशेष भूमि का छोटे किसानों व भूमिहीन श्रमिकों में वितरण, किराएदारों के अधिकारों का संरक्षण एवं किरायों का विनिमय, सरकारी वृथा भूमि का गरीबों को आवंटन तथा निर्धन वर्ग को आवंटित भूमि एवं जनजातीय लोगों की जमीन के स्वत्व अंतरण पर निषेध। इन परिवर्तनों के प्रभाव में एक रहा ग्रामीण शक्ति प्राधार में बदलाव, जो कि अब संभ्रांत जमींदार वर्ग से खिसक मध्यम वर्गीय धनी किसानों के पास आ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात काल में हरित क्रांति, कृषि का व्यापारीकरण, भूमि सुधार, साक्षरता एवं जन जागरूकता का प्रसार, सशक्त कृषि समर्थक वर्गों के उदय आदि नए घटनाक्रम मापदंड तटस्थ और संसाधन गहन हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे विश्वस्त सिंचाई सुविधाओं वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। काश्तकारी व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय काश्तकारी के 3 प्रकार विद्यमान थे: भूस्वामी काश्तकारी, स्वतंत्र एकल स्वामी काश्तकारी और संयुक्त ग्राम काश्तकारी। जमींदारी व्यवस्था में मध्यस्थ जमींदारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार दे दिया जाता था और वास्तविक खेती काश्तकारों द्वारा की जाती थी। यह अदक्ष व्यवस्था सिद्ध हुई, जिसमें भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। जमींदारों और खेतीहरों के बीच बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला होती थी, जो किराएदार किसानों का शोषण कर उन्हें कंगाल बना देते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में वास्तव में भूमि जोतने वालों को भूमि पर औपचारिक संपत्ति अधिकार दे दिए गए। रैयत राज्य का एक काश्तकार होता था, जो राजकोष को सीधे राजस्व चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था। इस व्यवस्था के तहत खेतीहरों के पास उत्पादकता सुधारने के लिए भूमि में निवेशार्थ प्रोत्साहन रहता था, क्योंकि उनके पास स्वामित्व अधिकार होता था। दूसरी ओर महलवाड़ी में गांव को एक मूल्यांकन इकाई के रूप में देखा जाता था। यद्यपि गांव में किसी किसान विशेष की भूमि का मालिक बना दिया जाता था, गांव वालों को सामूहिक रूप से राजस्व चुकाने को कहा जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात काश्तकारी व्यवस्था में सामाजिक न्याय और आर्थिक दक्षता हासिल करने के लिए दोहरे लक्ष्य को लेकर सुधार किया गया। भूमि काश्तकारी व्यवस्था के किए गए प्रमुख परिवर्तन थे बिचौलियों का उन्मूलन, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण, जोतों का समेकन, जबरन मजदूरी का उन्मूलन, काश्तकारी कानून और सहकारी खेती। 1950 के दशक में सभी भारतीय राज्यों से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। उन्हें जिनके पास उस समय कृषि भूमि थी, रियायती का दर्जा दे दिया गया। इन उपायों से कृषि के व्यापारीकरण और भूमि के जिनसीकरण की दिशा में कृषि प्रधार में बड़े परिवर्तन दिखाई दिए। कृषि के व्यापारीकरण का अर्थ है कृषि अर्थव्यवस्था का उपभोग के लिए उत्पादन से बाजार के लिए उत्पादन की ओर संचलन।
कृषि जो हरित क्रांति के दौरान मुख्यतः आपूर्ति प्रेरित थी, धीरे धीरे मांग प्रेरित हो गई और उसका बागवानी और डेयरी उत्पादों की दिशा में विविधीकरण हो गया। बिचौलियों की समाप्ति और कृषक खेतीहरों को भूमि स्वामित्व सौंप दिए जाने के बाद भूमि को भी जिन्स अर्थात पण्य वस्तु का दर्जा मिलने लगा। कृषि संबंधों के अभिलक्षण। कृषि संबंधों के प्रमुख अभिलक्षण जानने के लिए काश्तकारी व्यवस्था की संकल्पना को समझना नितांत आवश्यक है। काश्तकारी और उसके नियम व शर्तें कृषि भूमि उपलब्धता की मांग एवं आपूर्ति स्थिति को दर्शाते हैं। एक ऐसे देश में जहां भूमि बाजार अनम्य और विकृत हो, काश्तकारी व्यवस्थाओं से जमीन मालिक बनने की बजाय प्रचालित जोतों के आकार को बढ़ाया जा सकता है। अतएव पट्टाधृति उनके लिए एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है जिनके पास श्रमिक अथवा पूंजी तो है, परंतु इन संसाधनों के पूर्ण प्रयोग हेतु भूमि नहीं है, और उनके लिए भी जिनके पास भूमि तो है मगर श्रमिक अथवा पूंजी अभाव की वजह से खेती नहीं करना चाहते अथवा उनकी कृषि में रुचि ही नहीं है। संविदात्मक अनुज्ञा। संविदात्मक अनुज्ञा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी अथवा कुछ कृषिगत क्रियाकलापों को ठेके पर उठाने वाला भूस्वामी शामिल होता है। इसे कृषिगत क्रियाकलापों को करने के लिए पूंजी जैसे संसाधनों अथवा कुशल प्रबंधन का अभाव होने की स्थिति में भूस्वामी द्वारा अपनाया जा सकता है। श्रम काश्तकारी व्यवस्था में भूस्वामी श्रम लागत छोड़कर, जो कि काश्तकार द्वारा वहन की जाती है, शेष समस्त उत्पादन लागत वहन करता है। उपज में काश्तकार का हिस्सा 20 से 30% हो सकता है। इस प्रकार की काश्तकारी उन खेतिहरों के लिए बेहद फायदेमंद होती है जिनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त परिवार जनशक्ति नहीं है। बटाईदारी। बटाईदारी एक प्रकार की भू काश्तकारी है जिसमें काश्तकार जमीन भूस्वामी के लिए जोतता है और उत्पादन किसी पूर्व निर्धारित आधार पर साझा कर लिया जाता है। यह काफी पुरानी प्रथा है जो कि विश्वास, संरक्षण एवं नातेदार संबंधों पर चलती है या खेती की लागत में साझेदारी व्यवस्था पर निर्भर करते हुए भिन्न भिन्न हो सकता है। कहा जाता है कि बटाईदारी श्रम समय के दक्ष आवंटन हेतु बेहतर प्रोत्साहन प्रदान करती है, क्योंकि सामंती व्यवस्था से भिन्न यह बटाईदारों को श्रम के वर्धित प्रयोग से परिणत उपज में बृहत्तर अंश हेतु सौदाकारी में सक्षम करती है। तथापि यह बटाईदारों को कृषि विकास एवं उत्पादकता वर्धक उपायों में पैसा लगाने से हतोत्साहित भी करती है। ऐसा इसलिए है कि चूंकि भूमि साझेदारी व्यवस्था अनौपचारिक होती है, भूस्वामी किसी भी समय समझौते से पीछे हट सकता है और किराएदार कृषि निवेश पर अपना लाभ वसूलने में असमर्थ हो सकता है। परंपरागत अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बटाईदार और भूस्वामी दोनों ही पैसा लगाने से पीछे हटते हैं, जिससे कृषि में उत्पादन का उप इष्टतम स्तर दृष्टिगत होता है। जेएस मिल का कहना है कि बटाईदारी आगे चलकर निवेश के लिए एक बड़ा हतोत्साहन सिद्ध होती है, क्योंकि संविदात्मक समझौते भूस्वामियों को भूमि पर अतिरिक्त श्रमिक आदान प्रयोग कर काश्तकार द्वारा उत्पन्न अधिशेष को चुराने या हड़पने में सक्षम कर देते हैं। काश्तकारी के बटाईदारी रूपों में अनेक लाभ और हानियां भी हैं। एक लाभ यह है कि यह उत्पादन जोखिमों की साझेदारी दोनों पक्षों के लिए समान बना देती है, जिससे भूस्वामी के लिए ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन रहता है जब श्रम आपूर्ति की निगरानी महंगी पड़ती हो। तथापि यह चूंकि प्रायः किसी निर्धारित कार्यकाल के बिना एक अनौपचारिक समझौता ही होता है, या दोनों ही पक्षों को उत्पादकता सुधारने के लिए कृषिगत निवेश करने के लिए के प्रति हतोत्साहित करता है। परंतु किसी लागत साझा व्यवस्था काश्तकार के साथ यह उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, एचवाईवी बीज एवं सिंचाई जैसे आधुनिक आदानों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्यों भूमि स्वामी को आदान लागत का कुछ अंश वहन करना चाहिए। वाद का विषय बहरहाल यह है कि यदि बटाईदारी खेती का कोई दक्ष रूप नहीं है, तो यह निरंतर विद्यमान क्यों है। इसका सर्वाधिक सर्वमान्य उत्तर यह है कि इससे भूस्वामी और काश्तकार दोनों उत्पादन हानि भय साझा करने में सक्षम होते हैं, जो कि उन क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है जहां कृषि अब भी मानसून के मिजाज पर निर्भर करती है।
परंतु नई प्रौद्योगिकियों के आने से सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं व कृषि के आधुनिकीकरण एवं फसल बीमा व बृहत्तर ऋण उपलब्धता के माध्यम से अंतर्निहित हानि भय में सहकालिक कमी के साथ तय किराए पर पट्टाधृति बटाईदारी की अपेक्षा एक बेहतर विकल्प बन चुकी है। पट्टेदारी इस व्यवस्था में भूस्वामी अपनी भूमि किसी नियत अथवा परिवर्ती समय अवधि हेतु काश्तकार को तय किराए पर दे देता है। ऐसा करना आमतौर पर अन्यत्रवासी भूस्वामियों द्वारा पसंद किया जाता है। ऐसी धारणा है कि पट्टे पर लेना उन भूमि विपन्न किसानों द्वारा किया जाता है जो अपने फार्म का आकार बढ़ाना चाहते हैं, जबकि पट्टे पर देना भूमि संपन्न किसानों द्वारा किया जाता है। इसलिए काश्तकारी व्यवस्थाओं पर लिखी गई पुस्तकों या लेखों में आमतौर पर विपन्न काश्तकारों के शोषण पर ही जोर दिया गया है। जहां लघु और सीमांत किसान अपनी भूमि अपेक्षाकृत बड़े किसानों को पट्टे पर दे देते हैं, बटाईदारी से भिन्न जिसमें उत्पादन हानि भय भूस्वामी एवं काश्तकारी दोनों समान रूप से साझा किया जाता है, पट्टेदारी के मामले में समस्त उत्पादन जोखिम पट्टाधारी को चला जाता है। पट्टेदारी विशेष रूप से नियत अवधि पर पट्टेदार को उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं फार्म पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है। सीमित सदस्य संख्या रखने वाले परिवार अपनी भूमि को पट्टे पर देने की संभावना रखते हैं, जबकि अधिक परिसंपत्तियां और बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक रखने वाले कृषक आकारिक मितव्ययता का लाभ उठाने के लिए भूमि पट्टे पर ले लेने को प्रवृत्त रहते हैं। सीमांत या लघु कृषक किसी अन्य रोजगार को खेती से कहीं अधिक फायदेमंद पा सकते हैं और इस कारण भी अपनी जमीन पट्टे पर दे सकते हैं। किसी भी निरापद काश्तकारी के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि यह पट्टेदार को फार्म निवेश करने हेतु प्रेरणा देता है, या भूस्वामी के दिमाग से असुरक्षा की भावना को दूर करता है, या भूमि पट्टा बाजार विकसित करने में मदद करता है। आमतौर पर माना जाता है कि पट्टेदारी व्यवस्था के तहत शक्ति संतुलन भूस्वामी के पक्ष में ही रहता है। बहरहाल यह सदैव सत्य नहीं होता। ऐसा विशेष रूप से वहां होता है जहां भूस्वामी के पास थोड़ी सी जमीन अथवा पूंजी होती है, जबकि काश्तकार यथेष्ट पूंजी की सुलभता रखने वाला एक बड़ा किसान होता है। भारत में काश्तकारी की स्थिति भारत में काश्तकारी की स्थिति गत 4 दशकों में बदली है। काश्तकारों की जोत का अंश वर्ष 1970-71 में 25.7% से घटकर 2002-3 में 9.9% ही रह गया। उसके बाद यह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 13.7% हो गया। वर्ष 2003 से 2013 की अवधि में यह अंश फार्मों की सभी श्रेणियों में बढ़ा, परंतु यह वृद्धि लघु आकार जोतों और सीमांत आकार जोतों की तुलना में मध्यम, अर्ध मध्यम और वृहद आकार की जोतों की श्रेणियों में अधिक रही। यह रुझान दर्शाता है कि हाल के वर्षों में भारतीय कृषि में पूंजीवादी संबंधों का प्रभुत्व बढ़ा है। मध्यम, अर्धमध्यम एवं वृहद श्रेणियों की कुल चालू जोतों में काश्तकारों की कुल जोत के अंशों में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्शाती है कि विलोम काश्तकारी हाल के वर्षों में भारत में एक उल्लेखनीय दृश्य घटना बन चुकी है। कुल सीमांत और छोटे किसान किराए के साथ साथ मजदूरी आय के माध्यम से अपनी आमदनी अधिकतम करने के लिए कृषि के भीतर अथवा बाहर सवेतन रोजगार हेतु प्रयास करते हुए अपनी भूमि को पट्टे पर देकर बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। वर्ष 1971 से 2013 की अवधि में कुल पट्टे पर लिए गए प्रचलन क्षेत्र में बटाई का भाग जो 1970-71 में 48% था, उससे घटकर 2012-13 में मात्र 29% ही रह गया, जबकि नियत मौद्रिक काश्तकारी के तहत अनुरूप क्षेत्र 15% से बढ़कर 41% हो गया। इससे काश्तकारों के जोखिम बढ़े ही हैं, क्योंकि इसमें भूस्वामियों को फसल बर्बादी का कोई हानि भय नहीं होता। पट्टाधृति का नियत मौद्रिक रूप वहां पसंद किया जाता है जहां उद्यम हेतु कोई महत्वपूर्ण संभावना विद्यमान हो। ऐसा इसलिए है कि इससे काश्तकारों को अपने उत्पादन निर्णयों से उत्पन्न संभावित हानि भय के प्रति भूस्वामियों की रक्षा करते समय उनके अपने निर्णय से अपेक्षित लाभ प्रग्रहण करने की अनुमति मिल जाती है।
पट्टेदारी व्यवस्था का वैधीकरण। प्रतिबंधी पट्टेदारी कानून प्रायः पट्टेदारी को अनौपचारिक, असुरक्षित और अदक्ष बना देते हैं और विधि सम्मत शुचिता के अभाव में काश्तकारों को संस्थागत ऋण, बीमा व अन्य समर्थन सेवाएं सुलभ नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा यह कानून उन भूस्वामियों की व्यावसायिक गतिशीलता भी घटा देते हैं जो गैर कृषि रोजगार की ओर कदम बढ़ाना चाहते हों, परंतु उनके द्वारा पट्टे पर दे दिए जाने और पलायन कर जाने पर जमीन हाथ से निकल जाने से भय से कृषि में ही बने रहने को बाध्य हों। यह कृषि को अनेक तरीकों से लाभ पहुंचाएगा, जैसे कि पारदर्शी और निरापद पट्टेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार में निवेश करने हेतु काश्तकारों के लिए प्रेरणा उत्पन्न होगी, काश्तकारों के लिए संस्थागत ऋण, बीमा व अन्य आदान सुलभ हो सकेंगे, उन अन्यत्र वासी भूस्वामियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपनी जमीन को परती छोड़ना पसंद करते हैं। उपलब्ध भूमि और श्रमिक संसाधनों की बेहतर उपयोगिता सामने आती है तथा भूमि कम दक्ष किसानों से अधिक दक्ष किसानों को हस्तांतरित करना संभव हो जाता है और इस प्रकार फसल गहनता एवं विविधीकरण के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता एवं आय बढ़ाना भी। भूमिहीन कृषि श्रमिक। भूमिहीन कृषि श्रमिक ही ग्रामीण भारत में सर्वाधिक अन्याधीन एवं दुर्बल कार्यबल के रूप में जाने जाते हैं। आमतौर पर ये ऋतुनिष्ठ बेरोजगारी, नौकरी की अनिश्चितता, दरिद्रता, ऋणग्रस्तता, ऋण बंध, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पाने में असमर्थता, निरक्षरता, कुपोषण, उत्पादन श्रम क्षम परिसंपत्तियों की सुलभता का अभाव, भेदभाव, सामाजिक सुरक्षा का अभाव एवं संगठन बनाने में असमर्थता को झेलते ही रहते हैं। यद्यपि उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत लाया गया है, इसका क्रियान्वयन बड़ा ही श्रम साध्य रहा है। श्रम शक्ति हेतु मांग अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कृषि उत्पादकता, वेतन दर, शस्य ऋतु, बुवाई व्यवस्था, उपज गहनता, सिंचाई सुविधाएं, चालू जोतों का आकार, कृषि यंत्रीकरण आदि। यदि अन्य बातें यथावत रहें तो उनकी सेवाओं हेतु मांग न्यूनतम मजदूरी से प्रतिलोमता संबद्ध रहती है। यदि यह बढ़ी है तो श्रम शक्ति हेतु मांग घट सकती है, जो कि बदले में बाजार मजदूरी को घटा देगी। बाजार मजदूरी अनेक कारकों के बढ़ने घटने पर निर्भर करते हुए न्यूनतम मजदूरी की अपेक्षा अधिक या कम होगी, यथा कृषि आय, कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण गैर कृषि रोजगार, सवेतन रोजगार कार्यक्रमों को सरकारी धन का आवंटन, कृषि कर्मियों का संघीकरण, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तार, शहरी क्षेत्रों में निर्वाह खर्च, दीर्घ स्थायी दरिद्रता, व्यापक बेरोजगारी, उत्पादन श्रम परिसंपत्तियों की सुलभता का अभाव एवं प्राकृतिक आघातों के कारण भूमिहीन श्रमिकों हेतु नौकरियों की अधारणीयता को ध्यान में रखते हुए कृषि श्रमिकों के लिए प्रभावपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की आवश्यकता है। बाजारों के प्रकार। बाजार एक विशद शब्द है जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार आते हैं, जैसे प्रापण, परिवहन, श्रेणीकरण एवं मानकीकरण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं संवेष्टन तथा अंतिम उपभोक्ता की जिंसों की आपूर्ति। अधिकतर फसलों की पैदावार स्थानीयकृत होती है और वे किसी सीमित समय अवधि में ऋतु विशेष में ली जाती है, जबकि उपभोक्ताओं की मांग समय व स्थान से कहीं आगे तक विस्तीर्ण होती है। इस संदर्भ में कृषि उत्पादक संगठनों, संविदा कृषि एवं सामूहिक विपणन जैसी अनेक संस्थाओं के माध्यम से बाजार से किसानों की प्रभावपूर्ण संलग्नता नितांत आवश्यक होती है। वस्तु एवं कारक बाजार। कृषि उत्पादन एवं निवेशों के आधार पर बाजार को दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, माल बाजार एवं कारक बाजार। किसानों को खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार की आदानों की आवश्यकता होती है, जैसे बीमा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, कृषि यंत्र, श्रमिक व अन्य सेवाएं। कृषि को एक लाभकारी उद्यम बनाने के लिए उक्त बाजारों का किसानों के साथ प्रभावपूर्ण संलग्नता अनिवार्य होता है। किसानों के बीच ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारणों में एक उन्हें प्राप्त विधि अनुकूल ऋण का अभाव भी है। इसी प्रकार कृषि माल बाजारों का नियंत्रण अनेक बिचौलियों द्वारा किया जाता है, जो कृषि जिंसों के लिए किसानों को मिलने वाले दाम और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए गए दाम के बीच बनावटी रूप से बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक बाजार। औपचारिक बाजार अर्थात विधि अनुकूल और अनौपचारिक बाजार
जिसमें कि सीमित विनियमन और प्रायः कर शून्यता दिखाई देती है। औपचारिक बाजार मानक भार व मापदंड प्रयोग कर तयशुदा लेने देन पर चलते हैं। इसके अलावा लेन देन सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों पर आधारित होते हैं। कभी कभी छोटे व्यापारी किसानों से उनके घर अथवा फार्म से खरीदकर शहर बाजारों में आपूर्ति करते हैं, जिनमें विनियमित मंडियां शामिल होती हैं। अनौपचारिक बाजारों को श्रेणियों एवं मानकों के विधिक प्रवर्तन द्वारा आधुनिकीकरण की अपेक्षा है। औपचारिक बाजार आधुनिक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था से अभिलक्षित होते हैं। औपचारिक बाजारों के भीतर काम करने के लिए उन्हें उत्कृष्ट मानक अपनाने होते हैं। सरकार ने विभिन्न मंडियों को समेकित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम तैयार किया है। इसके दो परिणामों से बाजार स्पर्धेरता एवं दक्षता सुधारने की अपेक्षा है। प्राथमिक अनुषंगी और अग्रस्त बाजार। प्राथमिक बाजारों में ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले आवधिक बाजार अथवा हाटे और मेले शामिल होते हैं। अनुषंगी बाजार संग्रह केंद्रों के रूप में और दूरवर्ती स्थानों में आने वाले व्यापारियों द्वारा उपज को संकलन हेतु स्थान स्वरूप काम करते हैं। अग्रस्त बाजार वे बाजार हैं जहां खुदरा व्यापारियों को माल बेचा जाता है। इन बाजारों में कृषिगत जिंसों की को अंतिम उपभोक्ताओं हेतु अंतिम रूप से खपाया जाता है। ये बाजार दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक थोक बाजार और द्वितीयक थोक बाजार। बाजार में कई बाधाएं सामने आती हैं, जैसे कि अपर्याप्त माल गोदाम, श्रेणीकरण व मानकीकरण का अभाव, अपर्याप्त बाजार जानकारी, अनियंत्रित बाजारों में कुप्रथाएं, बड़ी संख्या में बिचौलियों की विद्यमानता। विपणन दशाएं सुधारने के लिए सरकार ने एक आदर्श कृषि उत्पादन बाजार समिति अधिनियम लागू किया है। यह उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के बीच परत दर परत बिचौलियों को कम करने में अभिलक्षित होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की श्रृंखला में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।